ठीक है, तो हमारे अ, अ, हमने क्लास में एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया था ट्विस्ट वाला, जिसमें कि हमारे पास कोई सिलेंडर है इस तरह से मान लो, और उसको हम ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से ट्विस्ट करने के लिए हमें टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले फेस पर टॉर्क अप्लाई करते हैं, तो ऊपर वाला जो फेस है वो अपनी इनिशियल मान लो कोई इमेजिनरी लाइन ऐसे पेन ड्रॉ कर दिया है। तो ट्विस्ट करने के बाद होगा क्या, कि सारी लाइंस ना टर्न कर जाएंगी किसी एंगल से। ठीक है, ये लाइन कुछ यहाँ पे थी, वो कुछ ऐसे हो गई है, ऐसे हो गई है, ठीक, ऐसे हो गई है, ऐसे। ठीक है, टर्न कर जाएंगी। ठीक है, कितना टर्न करेंगी ये पता करना है। तो कुछ भी डिस्कस करने से पहले थोड़ा बहुत मैं सबसे सिंपलेस्ट केस जो हमारा था उसको डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे पास एक रॉड है और उसको बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा एंड मान लो फिक्स कर दिया है सपोर्ट से। अगर सपोर्ट से फिक्स कर देंगे तो इस रॉड के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट करेंगे, और ऐसे फोर्स की वजह से रॉड की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज़ हो गई कुछ, मैं जानबूझ के बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इमेजिन करना है थोड़ा है, बस फिगर क्लियर रहे इसलिए ज़्यादा एक्सटेंशन दिखा रहा हूँ। ऐसे फोर्स की वजह से एक्सटेंशन की वैल्यू कितनी होगी तो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, एक्सटेंशन की वैल्यू कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। एक्सटेंशन की वैल्यू आती है एफ इक्वल्स ए वाई अपॉन, ठीक है, एफ इक्वल्स ए वाई अपॉन एल टाइम्स डेल्टा एल। ठीक है, तो इस इक्वेशन से ये बहुत ही क्लियर है कि फोर्स मतलब रॉड के अंदर जो एक्सटेंशन आएगा वो इस फोर्स के प्रोपोर्शनली आएगा। ठीक, फोर्स के प्रोपोर्शनली आएगा। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा रॉड के अंदर एक्सटेंशन आएगा। तो ये तो तुम ऐसे भी गेस करके कह सकते थे, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ए वाई अपॉन एल रॉड के डायमेंशंस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर पता है तो हमें पता है कि कितना ये स्ट्रेच करेगी, कितना स्ट्रेच नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में समझने वाली बात ये है, मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा हाईलाइट कर देता हूँ कुछ मेन पॉइंट्स को। हाँ, अगर हम दोनों एंड्स पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो इसके हर एक सेक्शन पे टेंशन तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, जितना फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से पूरी रॉड के अलॉन्ग टेंशन की वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, एफ तो सेम है। ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन कितना है, तो एक्सटेंशन समझने के लिए काम करते हैं ए, इसके सेंटर पर ये लाइन बनाते हैं बी। ठीक है, और ये लास्ट में ये लाइन सी है। तो स्ट्रेच होने के बाद जो ए पॉइंट है ना वो तो वहीं पर है, और जो सी पॉइंट है ना वो डेल्टा एल आगे चला गया है। और उसी तरह से अगर बी पॉइंट को देखोगे तो वो ए डैश और सी डैश के बीच में कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, और सॉरी, ठीक है, इसको बी डैश बोल रहे हैं, और इस बी डैश जो है ना वो डेल्टा एल बाई 2 से आगे आया होगा। ठीक है, मतलब हर एक सेक्शन ना अलग अलग अमाउंट से आगे आए होंगे। तो ओवरऑल ये जो डेल्टा एल है टोटल एक्सटेंशन है। ठीक है, टोटल एक्सटेंशन की वैल्यू फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर तुमसे मान लो पूछा जाता है कि ये तुम्हें रॉड दे दी गई है, मान लो दो अलग अलग टाइप की रॉड्स, इस टाइप की रॉड्स। ठीक है, रॉड तुम्हें कुछ इस टाइप की दे दी गई है, दूसरी रॉड कुछ यूँ है। दोनों के लिए ए वाई अपॉन एल कैलकुलेट करते हो तो दोनों के लिए जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसकी वैल्यू तुम्हें पता चल जाती है। ठीक है, K1 और K2 का रेशियो पता है। ठीक है, K1 K2 का रेशियो पता है, तो इस रेशियो को यूज़ करके ना तुम बता सकते हो दोनों में इंडिविजुअली एक्सटेंशन कितना। मतलब ऐसे रॉड में तुम्हें टोटल एक्सटेंशन पूछा गया या इनमें से एक एक्सटेंशन पूछा गया, तो इसके लिए तुम बोलोगे अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करें, यहाँ पे भी ना हर जगह फोर्स तो सेम ही रहेगा।
ये फोर्स हर जगह सेम रहेगा। तो तुम बोलोगे कि इस केस में ठीक है, फोर्स पहले वाले रॉड के लिए लिखोगे, पहले में मान लो डेल्टा वन L1 एक्सटेंशन है, दूसरे में L2 है, तो पहले वाले रॉड के लिए लिखोगे K1 डेल्टा L1 इक्वल्स K2 डेल्टा L2। ठीक है, K1 डेल्टा L1 इक्वल हुआ K2 डेल्टा L2। और इस रिलेशनशिप का मतलब है कि जिसके लिए K की वैल्यू ज़्यादा है उसमें एक्सटेंशन कम होगा, K की वैल्यू कम है एक्सटेंशन ज़्यादा होगा। मतलब कि मान लो ये जो रेशियो है ना, मान लो 2:5 का है। ठीक है, K का जो रेशियो है 2:5 का है, तो जो एक्सटेंशन का रेशियो होगा वो 5:2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं K1 K2 वो डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए दोनों के इंडिविजुअल एक्सटेंशंस कितने आएंगे, K को देख करके निकाल सकते हो। ठीक है, एनीवे ये बताने का पर्पस था और हम इनको यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सिलेंडर है, टॉप फेस के ऊपर टॉर्क अप्लाई किया जा रहा है। जितना ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ट्विस्ट आएगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं कि कितने एंगल से ऊपर वाला फेस रोटेट करेगा, लेकिन प्रूफ या डेरिवेशन तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो रिज़ल्ट है इम्पॉर्टेंट है। ये समझना मुश्किल नहीं है, यहाँ पर जो ट्विस्ट है ना वो टॉर्क पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करेंगे उतना ही ट्विस्ट आएगा। तो इसके लिए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है, तो उसके लिए मैं थोड़ा जानबूझ करके एक काम करता हूँ कि पहले यहाँ पे फोर्स वाला जो रिलेशनशिप है ना उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। फोर्स वाला रिलेशनशिप है K डेल्टा L, जहाँ पे K की वैल्यू है कितनी, AY/L। ठीक है, उसी तरह ये सिलेंडर है, टॉप फेस को ट्विस्ट किया तो इसके ऊपर जो टॉर्क है ना, जितना ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करेंगे उतना ही ट्विस्ट आएगा। ठीक है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो हम प्रूव कर सकते हैं, शेयर मॉड्यूलस को यूज़ करके इसकी कंप्लीट वैल्यू बता सकते हैं। उसको हम लिखते हैं कि सम कांस्टेंट टाइम्स 5, और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू है ये हम प्रूव कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल थ्योरी भी यूज़ करके, थोड़ा इंटीग्रेशन यूज़ करके कितने एंगल से टर्न हुई एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू आती है यहाँ पर एरिया और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूमरेटर में था, तो और डिनोमिनेटर लेंथ वैसा ही यहाँ पर होगा। यहाँ पे एरिया की जगह ना, यहाँ पे फेस का जो एरिया पाई r² होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे r⁴ आता है। ठीक है, क्यों आता है तुम सोच करके बताओ। मल्टीप्लाइड बाई शेयर मॉड्यूलस, ठीक है, अपॉन लेंथ ऑफ द सिलेंडर, लेकिन इसके साथ एक और फैक्टर 2 भी आता है। तो लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन के कंपैरिजन में जो ट्विस्ट वाला केस है, इसमें एरिया, दो चीज़ें याद रखनी कि एरिया की जगह बस r⁴ आएगा, और डिनोमिनेटर में लेंथ तो वैसे ही होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में कांस्टेंट 2 भी आएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा। तो ये जितना ज़्यादा, ये एक तरह से ट्विस्ट करने के लिए स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर K जो है ना स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है, कितना डिफ़िकल्ट है रॉड को स्ट्रेच करना, K रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह कितना डिफ़िकल्ट है रॉड को ट्विस्ट करना, ये उसके लिए एंगुलर स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करेगा, और वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये चीज़ तुम समझ लो, अगर ट्विस्ट कर रहे हैं ना तो फोर्स और टॉर्क तो हर क्रॉस सेक्शन में सेम ही होगा, लेकिन सारे क्रॉस सेक्शन सेम आएंगे। इसीलिए डायग्राम बीच वाला बना है कि सारे क्रॉस सेक्शन अलग अलग, हर एक क्रॉस सेक्शन जो बिल्कुल बेस के पास होगा उनका वो कम एंगल से ठीक है टर्न किया, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला है वो सबसे ज़्यादा एंगल से टर्न किया है। ठीक है, ओके। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इस तरह क्वेश्चन शायद तुम्हें दिया गया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, इस तरह से सिलेंडर है और उसका दूसरा पार्ट है, मान लो कुछ इस तरह का है। अब बोला गया एक एंड को हम फिक्स कर देते हैं और दूसरे को ऐसे
टॉर्क अप्लाई करके रोटेट करते हैं, कितने एंगल से टर्न करेगा, ठीक, टोटल कितने एंगल से टर्न करेगा। तो टोटल एंगल टर्न निकालने के लिए इंडिविजुअली टर्न्स निकालो। तो इसकी वैल्यू मान लो C1 है, C2 है। C1 C2 क्या है तुम्हें पता है। तो इन दोनों में कितना मतलब ट्विस्ट आएगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Φ1 Φ2 कितना आएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और टोटल फाई जो होगा ना, ये मान लो 2 डिग्री से हुआ, ये 3 डिग्री से हुआ, तो ओवरऑल 5 डिग्री का टर्न आएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि यहाँ पे बताया था। पहले में मान लो तुम्हें डेल्टा L1 पता चला, फिर डेल्टा L2, तो जो टोटल एक्सटेंशन हो दोनों का ऐड करके आएगा। एनीवे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये थ्योरी बस इतनी ही है, इसको यूज़ करके तुम ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मान लो सारी चीज़ें सेम है, ये सारी चीज़ें सेम है, एस भी सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है, रेडियस लेकिन सेम नहीं है। मान लो रेडियस ट्वाइस हो गया, तो यहाँ पे तुम लिखोगे ना Φ1 Φ2 जो होगा C2/C1 के इक्वल होगा, और ये R2/R1 का रेज़ टू 4 की इक्वल होगा। मतलब रेडियस अगर डबल है ना, ठीक है, तो जो एंगुलर ट्विस्ट का जो रेशियो होगा वो 1:16 टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट तो ऐसे सॉलिड सिलेंडर के लिए था। अगर सॉलिड सिलेंडर नहीं होता है, तो सॉलिड सिलेंडर अगर नहीं होता है तो उसके लिए जो C है ना, उसमें बस R2² - R1² आ जाता है। यहाँ पर अगर इस तरह का हॉलो सिलेंडर है, इस तरह का, इसको ट्विस्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, एंगुलर स्टिफनेस है, वो πR2² - R1² S/2L की इक्वल है। ठीक है, और इसमें फाइनल एक और क्वांटिटी पूछी जाती है कि ये जो फाई है ना, ये तो ऊपर वाला फेस इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में कितने एंगल से टर्न किया, लेकिन ये जो एज है ना वो कितने एंगल से टर्न किया, ये भी, इसको हम थीटा, इसको कुछ और एंगल मान लेते हैं। लेट अस से ये एंगल है साई। ठीक है, तो अगर फाई पता है तो साई भी पता है, और साई की वैल्यू पता है, फाई पता है। साई का मतलब समझ लो, अभी जो तुम्हें एग्जांपल दिखाया था ना, ये देखो पहले ये लाइंस वर्टिकल थी, ट्विस्ट किया, ये एंगल टर्न, ये लाइंस टर्न हो गई। तो ये लाइंस कितने एंगल से टर्न की, इसी को साई बोल रहा हूँ। और वो कैलकुलेट करना आसान है। तुम लास्ट वाले फेस के लिए को देख करके बोलोगे कि जो लास्ट वाला फेस है ना, उसके लिए ये आर्क लेंथ, ये वाली आर्क लेंथ, इसको देखो अच्छे से। हम बोल सकते हैं कि L फाई इक्वल होगा R साई के। ठीक है, तो अगर हमें ये वाला एंगल भी पता है तो भी हम ट्विस्ट कितना होगा निकाल सकते हैं, और ट्विस्ट पता है तो ये एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनको क्वेश्चंस तुम ट्राई करना, और जो मॉड्यूल में दिया है उसको खुद से एक बार पढ़ लेना, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें बताया हुआ है कि क्यों अगर हमारे पास सेम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ट्विस्ट को कम रखने के लिए, एंगुलर स्टिफनेस को ज़्यादा रखने के लिए, अगर सेम वॉल्यूम है तो हमेशा उस वॉल्यूम का हॉलो सिलेंडर बनाएंगे और सेम वॉल्यूम का सॉलिड सिलेंडर बनाएंगे। तो जो हॉलो सिलेंडर होगा उसको ट्विस्ट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो उसके लिए C की वैल्यू ज़्यादा होगी, और तुम फाई कैलकुलेट करोगे कम आएगा अगर सेम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, ये क्यों आएगा ये तुम लोग खुद से सोचना, और इसमें फिर अगर डाउट होगा तो पूछ लेना।